आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज का मौजू है हाथरस का इंटरनेशनल कनेक्शन। यानी क्या वाकई हाथरस का इंटरनेशनल कनेक्शन है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यूपी हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों ये दावा किया कि हाथरस मामले पर इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। यूपी सरकार का कहना है कि हाथरस मामले में जात पात की बुनियाद पर फसाद बर्पा करने की तैयारी थी। वहीं यूपी पुलिस ने आज CFI के 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। इन चारों का ताल्लुक मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से है जिनके पास हाथरस से जुड़े दस्तावेजात मिले, ऐसा यूपी पुलिस कह रही है। वहीं यूपी सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले पर हलफनामा दाखिल कर कहा है कि सरकार खुद अदालत के जेर निगरानी CBI जांच चाहती है। वहीं मुतासरा की लाश को आधी रात को जलाए जाने वाले सवाल का भी हलफनामे में जिक्र किया गया। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि मुतासरा की आखिरी रसूमात की जल्द अदायगी इंटेलिजेंस इनपुट की बिना पर की गई थी। हुकूमत ने कहा कि 29 सितंबर को यह इनपुट मिला था कि 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर एहतजाज और धरना करने की तैयारी में हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा लाहक होता। लिहाजा हमने यानी सरकार ने मुतासरा के अहले खाना की मौजूदगी में आखिरी रसूमात की अदायगी की। लेकिन अहले खाना का इल्जाम है कि पुलिस एहलकार ने इन्हें घर में बंद कर लाश को आग के हवाले कर दिया। CGI ने आज हुई समाअत में हाथरस आबरूरेजी व कत्ल मामले को झंझोड़ देने वाला मामला बताया है। अदालत ने गवाहों और मुतासरीन के तहफ्फुज पर उत्तर प्रदेश हुकूमत से 7 दिनों के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मुतासरीन और गवाहों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए किए गए इंतजामात के मुतालिक पूरी जानकारी हलफनामे में देने को अदालत ने सरकार से कहा है। आज दो रुख में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करा दें। अखिलेश प्रताप सिंह साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ सैयद यासिर जिलानी साहब जो कि तर्जुमान है BJP से, हमारे दरमियान मौजूद है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले यासिर जिलानी आपके पास ही आएंगे। BJP और यूपी सरकार ये कह रही है कि इंटरनेशनल प्लॉटिंग हुई है जिसके जरिए जात पात की बुनियाद पर फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही थी और आज PFI के 4 अफराद को, मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। PFI का यह कहना है कि जब भी यूपी सरकार या BJP सरकार नाकाम होती है लॉ एंड ऑर्डर को फेस करने में, तब ऐसी कार्रवाई यूपी सरकार करती है और जब कोई आंदोलन मूवमेंट होता है तब किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को घसीटती है। तो ऐसे में PFI को घसीटा गया है। देखिए, मुझे लगता है कि जो साक्ष्य आए हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह के जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जिनके फेसबुक पेजेस पे और जो मैसेजेस हैं, जो व्हाट्सएप पे जिस तरीके से भड़काऊ मैसेजेस या इकट्ठा करने के लिए जो अपील की गई है, उसमें PFI अपने आप को दूध की धुली साबित नहीं कर सकती है। और हर बारी PFI पे ही क्यों मामला आता है? PFI हर चीज में क्यों इन्वॉल्व होती है? चाहे वो दिल्ली का दंगा हो, चाहे वो CA NRC के वक्त का वो आंदोलन हो, जिस वक्त जब PFI के लोग फंडिंग कहां से हुई, वो जो फंडिंग पूरे ईस्टर्न यूपी से लेके और वेस्टर्न यूपी में जो करोड़ों की जो छोटी छोटी पैसे के रूप में 2000-5000 के रूप में जो बैंक में जमा कराया गया, तो ये सब साक्ष्य एविडेंस जो हैं वो PFI के खिलाफ जाते हैं। और इसलिए इस तरह की बात यूपी सरकार सामने लेके आई क्योंकि माहौल जो लोग बिगाड़ना चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि इसको एक बड़ा रूप देके पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा कराया जाए, एक वेमनेस तो पैदा किया जाए जिससे शांति भंग हो, जिसमें आपसी भाईचारा खत्म हो, जबकि मामला एक ऐसा मामला था हाथरस का जिसको लेके सब अफसोस में है। यूपी सरकार सख्ती से काम कर रही है। यासिर जिलानी साहब, जो है वो जेल में है और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे अगर सियासी पार्टियां या कोई ऑर्गेनाइजेशन आवाज उठाता है तो इसे इमेज से जुड़ा हुआ मसला क्यों बना लेती है सरकार? ये समझ नहीं आया। सना आप देखिए, समझने की कोशिश करिए कि आप जनमानस के हक के लिए काम करें। आप अगर किसी एक ऐसी घटना को जो हम सब से जुड़ी हुई है, जो बेहद अफसोसनाक है, दर्दनाक हादसा जो पूरा का पूरा हाथरस का केस है वो है, उस पे अगर आप
पॉलिटिकल टूरिज्म करेंगे, आप उसका माइलेज अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए करेंगे, तो सवाल तो उठेगा ना। आपने अच्छा, विपक्ष के अंदर सबसे बड़ी जो एक विडंबना है कि आपस में उनके समन्वय नहीं है। विपक्ष के समाजवादी लीडर कुछ और कहते हैं, कांग्रेस के लीडर कुछ और कह रहे हैं, जयंत चौधरी एंड टीम कुछ और कह रही है। तो लोग कैसे आपको माने कि जो लोकतंत्र में विपक्ष का रोल होता है, जो हमारे संविधान ने हमें हक दिया है, उसका आप कहां से निर्वहन कर रहे हैं? आप तो अपने, क्योंकि आपकी जमीन खिसक गई है, आपको लगता है इसी बहाने हम हाथरस के उस मासूम बच्ची के केस के ऊपर उनके फैमिली के कंधों पे हाथ रख के अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए कुछ पॉलिटिकल टूरिस्ट निकल गए, तो लोगों को लगता है ना, तब ये सवाल सामने आता है। और अब तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह साहब, आपने यासिर जिलानी साहब को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को, अपोजिशन पार्टीज को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकली टूरिज्म करते हैं, ना कि ये मुतासरीन के साथ खड़े होते हैं, ना इन्हें संजीदगी का मुजाहरा करना होता है, बस सिर्फ ये करना होता है कि सियासी जमीन जो खिसक गई है उसे कहीं ना कहीं कवर किया जाए। एक सवाल मैं इसके साथ ही जोड़ना चाहूंगी आपसे, ये कि जब भी कोई मूवमेंट या एहतजाज होने वाला होता है तो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से सरकार कहती है कि ताल्लुक था। आपको क्या लगता है कि इसमें यूपी सरकार ने पीएफआई का नाम लिया, सीएफआई का नाम लिया, ये किस ओर इशारे करता है? बतौर एक अपोजिशन लीडर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पॉलिटिकल टूरिज्म या गवर्नमेंट का टूरिज्म, ये तो कॉपीराइट है आदरणीय मोदी जी का। मोदी जी के अलावा कोई और टूरिज्म नहीं करता। बीजेपी करती है टूरिज्म, के मुख्यमंत्री करते हैं टूरिज्म, योगी जी करते हैं गवर्नमेंट सरकारी टूरिज्म, मोदी जी करते हैं सरकारी टूरिज्म। विपक्ष गरीब की आवाज बनता है। कांग्रेस पार्टी जिसको सरकार से न्याय मिलना चाहिए, उसे न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी आवाज बनती है, वो बन रही और बनती रहेगी हमेशा के लिए। आप देखिए, कोई तर्क नहीं था हमारे बीजेपी के प्रवक्ता के पास। 14 दिनों तक एफआईआर नहीं होती है, उसके बाद किस तरह से एफआईआर होती है, कैसे कैसे झूठे झूठे बयान दिए जाते हैं सत्ता के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, डीएम के द्वारा, एसपी के द्वारा, डीजी के द्वारा, एडिशनल डीजी के द्वारा, और किस तरह से हड़काया जाता है, धमकाया जाता है। हिंदू धर्म सम्राट बनते हैं अपने आप को, रात को फ्यूनरल कर दिया जाता है। और अभी भी जो लोग हड़का रहे थे, धमका रहे थे परिवार को, वो अधिकारी वहीं बने हुए हैं, जिलाधिकारी यानी कंपनी। और आज भी उस परिवार को के साथ ये सरकार न्याय करते नहीं दिख रही है, कहीं भी नहीं। हाँ, अभी तक एफआईआर सीबीआई की हुई कि नहीं हुई, चिट्ठी भेजी कि नहीं भेजी, क्या पता, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये 1 महीने से जो ये कर रही थी बीजेपी, ये सिर्फ अपराधियों के साथ खड़ी थी। इसलिए लोगों को गुस्सा आया, लोगों के मन में रोष आया, कांग्रेस पार्टी को भी रोष आया, वहां कांग्रेस पार्टी ने सरकार पे दबाव बनाया, मीडिया को भी गुस्सा आया। तो ये जाकर के थोड़ा बहुत सरकार के कान में आवाज गई और उसने थोड़ी बहुत कार्रवाइयां की, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब सुमोटो एक्शन ले लिया जी। अगर ये निष्पक्ष कार्रवाई करते, त्वरित निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई यदि सरकार यूपी की करती, तो किसी को ऐसा मुद्दा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुद्दा इसलिए बनाना पड़ा, इसलिए आवाज जाके वहां उठानी पड़ी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई भी निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई, बेईमानी की, पक्षपात किया। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, आपने कुछ देर पहले जब आपसे मैंने सवाल किया था, उस वक्त आपने कहा कि इंटरनेशनल प्लॉटिंग से जुड़े साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिसको लेकर कार्रवाई अब हो रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कुछ देर पहले कहा था कि इंटरनेशनल प्लॉटिंग को लेकर, मैंने आपका सवाल भी सुन लिया। इंटरनेशनल प्लॉटिंग को लेकर आपने कहा था कि सरकार के पास सबूत मिले हैं। अब ये बताइए कि सबूत तो डीएम के वायरल वीडियो का भी सामने है, उस पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती? फिर तो सवाल सरकार पर उठेगा ही, उनको बचाने की कोशिश क्यों हो रही है? एक चीज आपको मैं बताऊं, अभी आपने बेहद सीनियर और कद्दावर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने उनसे पीएफआई को लेकर सवाल किया और वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने मुझे रोक दिया, मैं तो उसको जवाब देने जा रहा था। किए गए जो अंतिम संस्कार उस बच्ची का किया गया, दे लीजिएगा, मोहतरम दे लीजिएगा, अभी जवाब दे दूं। आप तो रखते ही रहते हैं बात को। जी 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 जी
देखिए मसला क्या है सना कि जब इस तरह की चीजें आती हैं तो आखिर ये सारे एविडेंस कैसे आ जाते हैं? ये प्लॉट कौन तैयार करता है कि आप के सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके पकड़ लिए जाते हैं, आपके मैसेजेस आ जाते हैं, मैं मानती हूँ आप इकट्ठा यासिर करने की जिलानी, मैं मानती हूँ, ठीक है, सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट था, मुद्दे पे सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट था, लेकिन जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, डीएम जो कह रहे हैं कि आपकी बेटी कोरोना से मरी हुई होती तो आपको कुछ नहीं मिलता, और आप मीडिया वाले आए हुए हैं तो आप चुप रहिए, बाद में हम ही लोगों के साथ, हमारे साथ ही रहना है, इसलिए खामोश हो जाइए। उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ये हैरानी भरा है। आखिर क्यों बचा रही है सरकार उन्हें? देखिए वीडियो को जिन जिन चीजों का साक्ष्य सामने आया है वो तमाम जो लोग जिन्होंने जरा सा भी गलती करी है, सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। डीएम को किया है, और जिन लोगों के भी खिलाफ इस तरह की डीएम को सस्पेंड किया है। डीएम के खिलाफ यूपी पुख्ता बहुत सबूत थे, संजीदगी के साथ इस मैटर डीएम को के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। यासिर जिलानी साहब, देखिए सरकार को नहीं लगता कि देखिए गलती? ये तय कैसे हो सकता है कि किसके खिलाफ पुख्ता सबूत है कि किसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं? लेकिन वीडियो की बुनियाद पे कह रहे हैं सर, जिसकी भी गलती पाई जाएगी उनको बख्शा नहीं जाएगा उन्हें। ये आप समझ जो लोग जिन्होंने भी जी अखिलेश जी बोलिए, उनको बख्शा नहीं जाएगा। सीरियस संजीदगी के साथ योगी आदित्यनाथ जी इस केस को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां के डीजीपी कर रहे हैं, और वो बेहद सख्त है इस मामले में। इसको अखिलेश को समझना चाहिए। हाँ सुनिए, आपने सवाल किया कि पीएफआई का उसमें लिंक मिल रहा है, जिसका भी कोई भी गलत लिंक कहीं से भी मिल रहा हो उस पर आप कार्रवाई करिए ना। आपने अगर वो कार्रवाई कर दी होती जो बिटिया मरी है उसके सारे लिंक सबूत पे, तो कोई आपत्ति नहीं होती। और आज भी आप सिर्फ शोर मचा रहे हैं कि लिंक मिला है। थोड़ा समय दिएगा, अभी मैं समझाता हूं। अभी पहले एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी भी हैं, उनके 2 चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो ये 3 लोग, उसके बाद एक आरएसएस हुआ करती थी, ये 4 लोग, उसके बाद एक पीएमओ होता था, ये 5 लोग, उसके बाद एक संगठन का प्रभारी दिल्ली से यहाँ बैठा हुआ 6 लोग, 6 सीएम इस प्रदेश को चला रहे थे। अब इसके ऊपर एक पीआर एजेंसी आ गई है, वो 7 लोग मिलकर इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत को चला रहे हैं। अब देखिए एक इसके पहले भी आपने जिक्र भी किया, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था शाहीन बाग का, उसका जिक्र किया आपने भी किया और बीजेपी के साथी ने भी किया जी। प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें भी विदेशी फंडिंग का जिक्र आया, तमाम तैयारियों का आया, पैसा आया, वहां से लोगों के इन्वॉल्वमेंट आया, ईडी भी आया, उसमें सब कुछ हुआ, बहुत दिनों तक चला। बीजेपी खूब विरोध करती रही, और जो उसका मेन ऑर्गेनाइजर था वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। जैसे दिल्ली का चुनाव खत्म होता है, सब कुछ शांत होता है, वो दिल ज्वाइन कर लेता है। इसका माने क्या है? कहीं ना कहीं लगता है बीजेपी के द्वारा ही प्लांटेड था। क्यों उसने फिर ज्वाइन किया? जिस व्यक्ति के खिलाफ बीजेपी आंदोलन करती रही, जिसपे सारे आरोप लगाती रही, जिसपे ईडी से लगा क्या क्या बोलती रही, वो व्यक्ति बीजेपी ज्वाइन कर लेता है इनके अध्यक्ष के साथ। दूसरी बात, ये क्या साबित करता है भाई? ये सब आप प्लांट करते हो, एक मनगढ़ंत चीजें बताते हो, आपका काम निकल जाता है तो दिखा देते हो कि ये सब मेरी बिछाई हुई बिसातें थी। तो वही चाल कहीं आप तो ये नहीं कर रहे हो, क्योंकि आज भी आप प्रूफ नहीं दे रहे हो। अभी आपने कहा करोड़ों रुपए जमा हुए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो रुपए बताओ कितने जमा हुए, किस खाते में जमा हुए, सरकार क्यों नहीं बताती? तीसरी बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में एक 250 ग्राम पाउडर मिला था 2017 जुलाई में, और ये बताया गया था कि PTNT कौन सा बहुत बड़ा विस्फोटक है, और ये 500 ग्राम में पूरा विधानसभा उड़ जाता है। योगी जी को सारे विधानसभा को उड़ाने की साजिश है, पाकिस्तान की साजिश है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को फोन कन्वर्सेशन भी मीडिया को और बीजेपी को मिल गया था, वो लोग बता भी रहे थे। और ये NIA आ भी गई, जांच भी शुरू हो गई, विपक्ष के पाले में वो मिला था पाउडर, विपक्ष के विधायक से भी पूछताछ शुरू हो गई। थोड़े दिनों बाद पता लगा वो तो लकड़ी की कुर्सी चमकाने वाला पॉलिश था। ये जो हाइप क्रिएट करके और ध्यान भटका करके और लोगों को एक दूसरे पे अपना आरोप यासिर जिलानी साहब, सीधे तौर पर अपोजिशन का यही कहना है कि मुद्दे से भटकाने के लिए, मुद्दे से रुख दूसरी जानिब करने के लिए सरकार ये हथकंडा अपनाती है। मैंने आपको उदाहरण दिया यासिर जिलानी। अब देखिए ना, अब अभी आप देखिए हमारे जो अभी हमारे इतने सीनियर प्रवक्ता हैं अपोजिशन के, और क्या दलीलें दे रहे हैं कि
6 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। इसका मतलब ना तो इनको संविधान पे यकीन है, ना कानून जो सरकार चुनी जाती है, जो मुख्यमंत्री बनता है उसको ये कुछ मानते नहीं है। उसमें अच्छा एक खास इन लोगों की कांग्रेस और दूसरे दलों की एक खास अंदर की चाहत आरएसएस को भी लाना होता है कि आरएसएस के बिना मुझे लगता है कि इनका दिन और इनकी डिबेट पूरी नहीं होती है। सरकार सिर्फ मुख्यमंत्री चलाते हैं और सरकार के मुखिया होते हैं किसी भी राज्य के। ये अभी से नहीं, आजादी के बाद से इनका तो हस्तक्षेप ज्यादा रहा है। इन लोगों ने ज्यादा सरकारें चलाई हैं। हो सकता है इनके यहां इस तरह से चलता होगा, तो वही एक्सपीरियंस मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता मान्यवर जो हैं वो भारत को और आपके नाजरीन को बता रहे हैं। आप यकीन करें कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री चुना जाता है वही मुख्यमंत्री। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आखिर क्यों अपोजिशन पार्टियों को लगता है कि कहीं न कहीं आंदोलन और एहतजाज का रुख मोड़ने के लिए और आवाम का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसी कोशिशें करती है और नए नए ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेती है? आखिर क्यों अपोजिशन पार्टियां और कुछ ऑर्गेनाइजेशन को निशाना? जी नहीं, सरकार सबके साथ सबको साथ लेके काम करती है। और खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि पीएफआई ने अगर गलत किया है तो पीएफआई को बख्शा और पीएफआई के जो कारकुन पकड़े गए उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जिन्होंने भी अपराध किया है अखिलेश प्रताप सिंह जी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार का मूल मंत्र है। सरकार बहुत सख्त है, सरकार के अंदर ट्रांसपेरेंसी है। वो कांग्रेस के आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं यासिर जिलानी साहब। एक कोई चीज हो जाता था तो सालों लग जाते थे निपटाने में। एहतजाज करना किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना जुर्म नहीं ना? एहतजाज करना तो कानूनी, हमारे आईन सना ये आईन और दस्तूर ने हमें एहतजाज करने का हक दिया है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन पॉलिटिकल अगर आप अपने वोट को साधने के लिए कोई ड्रामा करेंगे तो उसमें पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अपने यहां माहौल को शांत बनाने के लिए, शांत रखने के लिए हस्तक्षेप जरूर करती है। और मान लेते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए सियासी पार्टियां अपना नफा नुकसान देख रही थी, लेकिन अपोजिशन पार्टी होने के नाते अगर किसी रियासत में कुछ वाकया पेश आता है तो क्या अपोजिशन पार्टियां वो पूछ नहीं लेंगी, बात नहीं करेंगी मुतासरीन से? डर क्यों लगता है बीजेपी को? नहीं, बीजेपी, आप जल्दी जवाब दीजिए, अखिलेश साहब से लेंगे सवाल। ये अल्फाज ही नहीं है। जो बीजेपी का तो मूल मंत्र है सबका साथ, विकास और विश्वास, सबको साथ लेके चलती है। तो क्या मतलब बनता है इसमें? और हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है यहाँ पे कहीं कोई एक दूसरे के लिए पक्षपात और आपस में मन मुटाव करके कोई काम नहीं कि ये इस सेक्शन को छोड़ देंगे, इस सेक्शन को छोड़ देंगे, इस सेक्शन को छोड़ देंगे। जो जिस संगठन का और जिस सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, वो कैसे इस तरह की बात कर सकती है? ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है भारत में किसी तरीके से बिहार की राजनीति में इस वक्त जो हाशिए पे है अब करने की कोशिश में लगे हुए। सना जी, ये अभी जो बता रहे थे मूल मंत्र, वो तो सारे जुमले इन्होंने खुद ही घोषित कर दिए हैं। तो जो मूल मंत्र के नाम पे कभी सत्ता में आए थे उसको तो सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने बता डाला कि वो सब जुमले थे, उसमें कोई दुविधा नहीं है। ये कितनी ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं वो आपको मैंने बताया। शाहीन बाग में सज्जाद अली साहब, जिनका इसी तरह से जिन पे ये लोग आरोप लगाते थे, वो बीजेपी के निकले, बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये क्या चरित्र है इनका, इससे दिखा देता है। तीसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको। ये कहते हैं हम बड़ा निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। उस इलाके में हाथरस में धारा 144 लागू है। बीजेपी के लोग जनसभाएं कर रहे हैं। उस गांव से 1 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं। कैसे बैठ के पुलिस के संरक्षण में लोग धमकियां दे रहे हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रहा है। क्या हुई कार्रवाइयां? पत्रकारों और नेताओं के लिए 144 लागू है, उनको लाठियां मारी जा रही हैं, उनको धक्के दिए जा रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और वहीं बीजेपी के लोग, कोई जेल में मिलने जा रहा है, कोई बगल में बैठ के गांव में उत्तेजक पंचायतों में भाषण दे रहा है, कोई किसी के संरक्षण में धमकाने वाली बातें कर रहा। सब बीजेपी के लोग हैं, दिख भी रहा है, वीडियोज हैं। कौन सी कार्रवाइयां हो रही हैं? नहीं होंगी, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि तनाव, कट्टरता बना रहे, हमारे मेन कमजोरियों से ध्यान हटता रहे। इस तरह के नए नए सगुफे ये लाते रहेंगे। यासिर जिलानी, जितना फोकस सरकार का इंटेलिजेंस इनपुट्स और इंटरनेशनल प्लॉटिंग पर है, उतना फोकस आखिर मुतासिरीन के घर वालों पर क्यों नहीं है? आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जब यूपी सरकार ने दायर किया, दाखिल किया, तो यूपी सरकार ने
से सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि पहले आप स्टेटस बताइए, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। पहले ये बताइए कि आप उनके घर वालों को सिक्योरिटी किस हद तक पहुंचा रहे हैं, किस हद तक फराहम कर पा रहे हैं, पहले इसकी रिपोर्ट हमें 7 दिनों के अंदर दीजिए। यानी सरकार से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट कंसर्न है कि इंटरनेशनल प्लॉटिंग की जो बात सरकार कर रही है और सीबीआई जांच की जो बात कर रही है उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए कि स्टेटस आखिर है क्या, फिर सरकार सिक्योरिटी पर चुप क्यों है? नहीं मुतासरा के अहले खाना को तो आप जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी है, और ये भी एक बहुत बड़ा अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है कि परिवार को सिक्योरिटी नहीं मिली है, फर्स्ट डे से सिक्योरिटी है। और अब मैं उसमें जानना नहीं चाहता हूं कि अलीगढ़ के जो मेडिकल कॉलेज सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों नहीं कह दी, जो वहां से पहली रिपोर्ट आई है, अगर आप बता रहे हैं कि फर्स्ट डे से सिक्योरिटी है, तो कहां सिक्योरिटी दिखी? राजनीति करनी नहीं चाहिए। मैं इनका जवाब दे दूं, ये बार बार क्यों नहीं कही? शाहीन बाग के जो एक्टिविस्ट की ये बार बार सवाल कर रहे हैं, उस पर भी जवाब ले लीजिए। देखिए अखिलेश जी, अगर आप नहीं ये बताइए, देखिए एक सवाल उठाए, उसका जवाब लाजमी है यहाँ से दिलानी साहब। अगर अव्वल दिन से ही, पहले दिन से ही आपने सिक्योरिटी फराहम कर रखी है तो सुप्रीम कोर्ट में आज बोल देते, फिर 7 दिनों का वक्त क्यों दिया और सुप्रीम कोर्ट ने, और आपको क्यों चाहिए, यूपी सरकार को फिर क्यों चाहिए 7 दिनों का वक्त? आप तो वकील हैं सर, आप तो एक लॉयर है ना, बखूबी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या अदालतें कैसे कार्रवाई करती हैं, कैसे काम करती हैं, और आप उसके बावजूद कह रहे हैं कि अव्वल दर्ज पहले दिन से ही तो मैंने सिक्योरिटी फराहम की गई है। अगर सिक्योरिटी फराहम की गई होती तो आप ये बताइए कि वहां छोटा बच्चा दौड़कर बाहर आता निकलकर, और वो ये कहता कि हमारे ताऊ जी को सीने पे लात मारी गई और बेहोश हो गए, वो ये सिक्योरिटी है योगी सरकार की, यूपी सरकार की? फिर वो छोटा बच्चा झूठ बोल रहा है, इस पर क्यों नहीं बात करती सरकार? सना आप तो बहुत रिसर्च के साथ सहाफत करती हैं। मैं किसी तरह की मीडिया पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं मीडिया को चौथा स्तंभ मानता हूं, और लेकिन जो इस तरह की खबरें आई हैं उनकी क्या वास्तविक प्रामाणिकता क्या रही है वो पिछले दिनों में दिखाई दी हैं, तो उस पर हम चर्चा ना करें। लेकिन आपको मैं ये एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, एक तो मुजरिम जो हैं वो बचेंगे नहीं, उनको जो जुर्म जिन लोगों ने किया है उनको उसकी सजा मिलेगी, और जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो लोग राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, उनसे मुझे लगता है आप भी अपील करें और मैं भी अपील करूंगा, और मैं तो श्रीमान को भी कहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि वो भी अपील करें। अखिलेश जी, आपका जवाब, ऐसे मुद्दे पे जल्दी से जान गई है, उसके साथ दर्दनाक हादसा हुआ है। जो अंतिम बार भी एक दिन पहले पीड़िता के पिता जब चैनलों पे आए तो उन्होंने कहा मुझे डर यहाँ लग रहा है, मेरी सुरक्षा, मेरे परिवार, मेरी सुरक्षा को कोई यहाँ पे ठिकाना नहीं, कोई सुरक्षा नहीं दे रखी है। क्यों नहीं कह दिया सुप्रीम कोर्ट? सबको पता है कि उसको कोई सुरक्षा भी नहीं मिली है। वो उसके यहाँ जाने आने में मीडिया खुद जाके देख रहा है, और ये बोलते हैं सुरक्षा उनको मिली हुई है, जो लोग बगल के गांव में पंचायतों करके धमकियां दे रहे हैं। आप देखिए, उनके साथ गनर हैं, उनके लोगों के पास गनर हैं, उनके साथ पुलिस खड़ी हुई है, और ये कहते हमने सुरक्षा दे रखी। अभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी लखनऊ से लेकर उस जिले तक के लोग हड़का रहे थे उस परिवार को, वो लोग उसी जनपद में वहीं बने हुए हैं। ठीक है अखिलेश जी, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुतासरीन पीड़ित परिवार को सीबीआई पर भरोसा नहीं है, वो कह रही सीबीआई जांच हमें नहीं चाहिए, स्थानीय पुलिस जांच कर रही, वही हमारे लिए बहुत है। और अगर कांग्रेस पार्टी की और अपोजिशन पार्टियों की बात कर ले तो वो खुद कह रही कि सीबीआई जांच पर वो आमादा नहीं। आखिर क्यों ऐसा, सीबीआई जांच पर भरोसा क्यों नहीं अपोजिशन पार्टियों को? देखिए, सीबीआई आजकल क्या कर रही है, पहुंच गई 1 घंटे में पहुंच गई मुंबई में सुशांत केस पे। यहां 4 दिन हो गया सीबीआई के ऐलान किए हुए। क्या हो रहा है? ये सब दिखावे की सीबीआई की भी भूमिकाओं पे आप देख लीजिए किस तरह से भूमिका निभा रही है अपनी। परिवार का मत था कि उसकी जांच जुडिशियल जांच हो, वो तो कर नहीं रहे। आपने टाइमली न एफआईआर किया, टाइमली उसको झुटकाते रहे, हर बार उसमें लेट करते गए, किसी तरह से उसकी सुनवाई नहीं करते रहे, उल्टा उसके ऊपर आरोप लगाते गए। अभी तक उसी परिवार को धमकाते, मारते, पीटते और बंद करते रहे। अभी भी जिन लोगों ने धमकाया उसको, उसके परिवार को, उसको वहीं पे बने हुए रखे हुए हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि न्याय हो रहा। वो परिवार डरा सहमा हुआ है, आज भी
वही अधिकारी वहां बैठे हैं, वो क्या एसआईटी जांच करेगी, क्या सीबीआई जांच करेगी? जब सारे दोषी अधिकारी वहां बने हुए हैं तो कैसे निष्पक्ष जांच वहां पे हो पाएगी? और उस परिवार को भी कोई सुरक्षा नहीं है। तो आप सोचते हैं कि सारी यही सवाल बार बार उठ ठीक- रहा है कि इस परिवार और अहले खाना की सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ इकदाम कर रही है यूपी सरकार, और यूपी सरकार को 7 दिनों का वक्त भी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कि पहले आप स्टेटस बताइए कि किस तरह से आपने यूपी के हाथरस के मुतासरीन को सिक्योरिटी मुहैया कराई है, और साथ ही साथ क्या उनके पास वकील है या नहीं। अब बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यासिर जिलानी साहब आपका, साथ ही साथ अखिलेश साहब आपका, अपना अपना पक्ष रखने के लिए, मौकफ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दो रुख में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, दीजिए इजाजत, आदाब।